बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, रूल ऑफ लॉ विद साजिद शाह में आपको वेलकम कहेंगे। नाज़रीन, आज बात करेंगे चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हुकूमती तैयारियां हो रही हैं रेफरेंस भेजने की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। वो तैयारियां जिस तेज़ ज़ोर शोर से जारी हैं, उसकी वजूहात क्या हैं? क्या ऐसी गलती हुई है चीफ़ जस्टिस से जिसके ख़िलाफ़ फ़ौरी तौर पर रेफरेंस भेजा जा रहा है? आया कि रेफरेंस बनता भी है या नहीं बनता, या एक बार फिर गुज़िश्ता तारीख़ में जैसे हमने कई दफ़ा देखा कि रेफरेंस भेजा जाता है लेकिन उसके बाद वो रेफरेंस उस तरीके से एक्सेप्टेबल नहीं हो पाता और हुकूमत को ज़ाहिर सिटिंग गवर्नमेंट भेजती है तो मुँह की खानी पड़ती है। तो क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन से लॉज इसको डील करती हैं जिसके तहत रेफरेंस भेजा जा सकता है? क्योंकि ज़ाहिर है चीफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के बारे में यही एक इम्प्रेशन है कि वो गैर जानिबदार हैं और वो पूरी जुडिशरी को के ज़िम्मेदार हैं। उस हवाले से तो इस हवाले से आज बात करेंगे। इसके साथ साथ बात करेंगे MPO के तहत जो गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं वो किस कदर मुनासिब थीं, मुनासिब हैं, क्या हंगामी सूरत हाल में इस वक्त वो गिरफ़्तारियाँ ज़रूरी हैं, और अगर ज़रूरी हैं तो फिर जो हायर कोर्ट्स हैं पाकिस्तान की, हाई कोर्ट की जानिब से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से इसको कल अदम करार दिया गया और फौरी तौर पर रिलीज़ भी किया जा रहा है। तो फिर देखना ये होगा कि क्या हुकूमत ने इस लॉ को मिसयूज़ किया या फिर जो हाई कोर्ट्स हैं जैसे PTI की जानिब से कहा जा रहा है कि वो गिरफ्तारियाँ गलत हैं, तो क्या फिर सुप्रीम कोर्ट जो हाई कोर्ट्स हैं वो उसको अगर कल अदम करार दे रही हैं तो वो फिर कुछ जानिबदाराना फैसले कर रही हैं। इसके साथ साथ बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने अभी एलामिया जारी किया है कि जो सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू की जा रही है, क्या वो उसकी मज़म्मत की है और उसको मुकम्मल उसकी मुखालफत की है और उसको एजिटेट करने का भी उनका प्लान है जिसकी वार्निंग दी जा चुकी है। तो वो क्या मुनासिब है या नहीं, इस हवाले से वकला का आइंदा का लाया अमल क्या होगा, इन हवालों से बात करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है रावलपिंडी बार एसोसिएशन से तशरीफ़ लाए हैं सरदार गज़नफ़र एडवोकेट ने, और लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं साबिक नायब सदर हाफसाबाद बार ज़फ़र इकबाल तारड़ एडवोकेट। आप दोनों मेहमानों को प्रोग्राम में वेलकम कहेंगे। तारड़ साहब, आपको आवाज़ आ रही है हमारी? आवाज़ आ रही है। अच्छा सर, सरदार साहब, सबसे पहले आपसे इस वाले से पूछना चाहूँगा, जो चीफ़ जस्टिस साहब के ख़िलाफ़ इस वक्त रेफरेंस दायर करने की तैयारियाँ हो रही हैं, हुकूमती तैयारियाँ हो रही हैं, तो आप समझते हैं कि ये एक ज़रूरी अमल है, वक्त की ज़रूरत है, नज़रिया ज़रूरत के तहत फ़ौरी तौर पर ये रेफरेंस भेजा जाना चाहिए? साजिद शाह साहब, आपका शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में मदऊ किया। इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है मुल्क में, तो बेटर सेंस प्रिवेल होनी चाहिए और हेस्ट मेक वेस्ट, और तमाम इदारे इस वक्त आपस में दस्तों गिरबां हैं। तो इस्लाम में मैं नहीं समझता कि इस हद तक जो है वो चीज़ों को लेके जाएं। ख़ुद सुप्रीम कोर्ट को भी अपनी हदूद के अंदर रहकर काम करना चाहिए, और इसी तरह पार्लियामेंट है तो पार्लियामेंट के कवानीन का एहतराम करना चाहिए, और एग्जेक्टिव जो है वो भी अपनी डोमेन में काम करे। सूरत हाल ये है कि अदालतें जो है वो गार्डियन हुआ करती हैं फंडामेंटल राइट्स की। दुरुस्त है। रियासत के शहरी जब एग्जेक्टिव के किसी एक्ट से नालां होते हैं तो वो उनके पास रियासत के अंदर एक ही फोरम होता है, वो है अदालतें। हमारे आइन के अंदर आर्टिकल 199 के तहत आप हाई कोर्ट में रिट जुरिस्डिक्शन में जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है आर्टिकल 184 क्लास 3 के तहत, कि जहाँ रियासत के कोई शहरियों के बुनियादी हुकूक वायलेट हो रही हों तो वहाँ रियासत की अदालतें जो है वो फिर उस पर वाजली काम करती हैं। और फिर अदालत जब काम कर रही होती है तो वो फिर ये नहीं देखती कि इसके इफ़ेक्ट जो है वो क्या पड़ेंगे एग्जेक्टिव के ऊपर या पब्लिक के ऊपर। उन्हें इंसाफ करना होता है, और खुसन जो फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो कहीं भी वायलेट हो रहे हों तो उनको प्रोटेक्ट करना बुनियादी तौर पर ये अदलिया की जिम्मेदारी है। मौजूदा चीफ जस्टिस के ऊपर दोनों साइडों से कहीं हमदर्दी की बात है, कहीं इल्ज़ामात की बात है, कहीं झुकाव की बात है, कहीं नफ़रत की बात है। बहरहाल वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं और उनके अपने मनसब का भी तकाजा है कि उनके जो आर्डर्स हैं, उनकी जजमेंट्स जो है वो ख़ुद बोलें, ना कि वो कोर्ट्स में बैठ के जिस तरह कमेंट्स पास कर रहे हैं, ना ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन इन चीज़ों की आड़ में इस वक्त अगर आप चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़
209 के तहत अगर आप रेफरेंस दायर करेंगे तो मेरे ख्याल में इससे दरारें मज़ीद गहरी होंगी। इस हद तक इस वक्त जाने की ज़रूरत नहीं है, अगरचे ये कि जहाँ आइन की रीराइट की बात है पंजाब के सीएम के इलेक्शन के हवाले से, तो बातें काफ़ी हद तक दुरुस्त हैं। आप नहीं समझते, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, आप नहीं समझते कि इसी वजह से, इसी डेकोरम को मेंटेन करने के लिए, इस पर्दे को कायम रखने के लिए आज तक खामोशी इख्तियार की गई, बेतहाशा फैसले आए अपेक्स कोर्ट्स और लोअर कोर्ट्स की जानिब से, लेकिन उसी पर्दे को कायम रखने के लिए खामोशी इख्तियार की गई और बात यहाँ तक पहुँच गई कि एक शख्स ऑल इन ऑल है और वो अपने इख्तियारात का सो कॉल्ड नाजायज़ फ़ायदा उठाने का ख़दशा है, जिस पे जो मुबैना तौर पर नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। आप नहीं समझते कि हाई कोर्ट के जो जजेस हैं वो मेरिट पर हैं या वो भी नाअहल हैं जिन्होंने उस गिरफ्तारी को कानूनी करार दिया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गैर कानूनी करार दिया गया उसी चीज़ को। डेफिनेटली अपील्स और रिव्यू के ऑप्शंस मौजूद हैं और हर जज की डिस्क्रिशन है, तो फिर यहाँ पर डिस्क्रिशनरी पावर्स इस्तेमाल हुई हैं, यहाँ पे लॉ नहीं मेरा ख्याल मोशन में आया। नहीं शाह साहब, ये जो जिस जज ने अरेस्ट को लीगल करार दिया उसने अपनी दानिश के अंदर ठीक फैसला किया और उस फैसले के खिलाफ एग्रीव्ड पार्टी ऊपर गई और उन्होंने अपनी दानिश में उन्होंने अपनी दानिश के अंदर, देखिए अदालतों का यही काम है, ये डिस्क्रिशनरी पावर इस्तेमाल की गई है। ये अपलेट फोरम यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि ये डिस्क्रिशनरी पावर इस्तेमाल करते हुए अपनी फेवरेट मुलजम को फेवर दी गई है? दोनों साइडों में जब हाई कोर्ट ने की तो उन्होंने डेफिनेटली वो दूसरी साइड से फेवर हुई है और यहाँ पे तो फिर फेवरेटिज्म का ये तासर है, ये तासर हम क्रिएट कर रहे हैं। ये देखे ना, तासर हम क्रिएट कर रहे हैं, इस तरह क्रिएट कर रहे हैं कि जस्टिस काजी फायज ईसा उधबिया केस के अंदर मियां नवाज शरीफ के हवाले से फैसला करें तो पीटीआई उसके ऊपर शोर कर रही है कि ये शायद नून के जज हैं, ऐसे ही। और चीफ जस्टिस इमरान खान की किसी पिटीशन के ऊपर फैसला करें तो नून उसके ऊपर शोर कर रही है। ये तो पॉलिटिकल तासर कायम किया गया। बदकिस्मती ये है, मैं समझता हूँ कि हमारी सुपीरियर कोर्ट्स जो है वो जिन हालात के अंदर काम कर रही हैं और जिन मसाइल से वो दो चार हैं, उसके बावजूद वो डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस और फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कर रही हैं। अब अगर कोई पार्टी उससे एग्रीव्ड है, सपोज़ मैंने उस दिन भी कहा था आपके प्रोग्राम के अंदर भी कि ये जो इंतखाबात का केस था 90 डेज़ के अंदर इंतखाबात कराने थे, आइन कहता है, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला किया, भाई अगर आप पीडीएम उससे इत्तेफाक नहीं करती तो आप उस फैसले को रिव्यू में चैलेंज करें। महज़ब अक़वाम यही करती हैं। बदकिस्मती से यहाँ अपोजिशन और हुकूमत मलबा अपना सारा लेकर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और उसके अंदर बदकिस्मती से हमारी सुप्रीम कोर्ट के जजेस वो उसके अंदर वो सारा डस्ट उनके चेहरों के ऊपर आता है, पड़ जाती है। लेकिन आप ये कह रही हैं कि तासुर दिया जा रहा है कि बाइस्ड हैं, हालांकि डिस्क्रिशनरी पावर्स इस्तेमाल की गई हैं जो उनको अकॉर्डिंग टू लॉ महसूस हुआ। अगर कोर्ट के अंदर ये डेकोरम लेट्स सपोज मैं नहीं कहता, लेकिन अगर ऐसा है तासुर के मुताबिक, अगर फेवरेटिज्म हुआ भी है, लेकिन अगर ये तासुर ना दिया जाता सुप्रीम कोर्ट की जानिब से और एक न्यूट्रल व्यू आता जैसे जेस्चर दिया गया है, तो आप नहीं समझते कि जेस्चर देना इंतहाई गैर मुनासिब था? अगर वो ना होता तो शायद ये हालात ना होते। लेकिन हम तासर क्यों क्रिएट होते हैं? इदारों की तरफ से भी, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी देखना, सुप्रीम कोर्ट भी मुसलसल अगर एक भी बेंच बनाएगी, एक ही बेंच बनाएगी तो लाजमी बात है बातें उठेंगी, होंगी, लोग बातें करेंगे, क्योंकि जजमेंट होने के बाद तो जजमेंट आप एग्री करते हैं नहीं होना चाहिए। देखें एक चीज़ शाह साहब इसमें मैं एक ऐड करना चाहता हूँ। देखिए जब मुल्क की सारी सियासी जमातें पीटीआई के अलावा ये कहती हैं कि आप फुल कोर्ट बना दें, वहाँ सारे बैठें और एक पूरी सुप्रीम कोर्ट का व्यू आ जाए तो बना देते। क्या दुरुस्त है क्या गलत है सारी बना देते, तो यहाँ तक बना देते, यहाँ तक बात ना पहुँचती। आज सारे इस मामले में सच्ची बात है कि ये बात मीडिया पे कहनी नहीं चाहिए, लेकिन इस मामले में सारे गंदे हो रहे हैं और उसका नुकसान क्या हो रहा है? मुल्क का नुकसान हो रहा है, कौम का नुकसान। इस वक्त तो सच्ची बात ये है कि लोग, ये जो हमारी एलीट है या ऊपर जो बैठे हुए, ये आपस में लड़ रहे हैं, नीचे जो पब्लिक मर रही है, जो लोगों का हाल है, जो महंगाई का हाल है, उसको तो कोई देख ही नहीं रहा, याद ही नहीं है, ना तो उसके ऊपर अपोजिशन बात कर रही है, आटे दाल चीनी के ऊपर हम देख रहे हैं, और ना उसके ऊपर गवर्नमेंट बात कर रही है, उसको किसी को होश ही नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जफर साहब। मुझे इस हवाले से बताइएगा आप क्या कहते हैं, जो रेफरेंस दायर हुआ है, डेफिनेटली आप पीटीआई को कुछ हद तक सपोर्ट भी करेंगे, लेकिन आपका जनरली व्यू क्या है इस हवाले से? रेफरेंस दायर होना चाहिए अगर ये चीज़, ये तासुर जैसा से सरदार साहब ने कहा है
कि दिया गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, ऐसे तासुर क्रिएट नहीं हुआ कि ऑल दो हमें इतना बड़ा तासुर भी नहीं था, हमें कवर करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए, आइंदा सुप्रीम कोर्ट को भी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। लेकिन आप क्या समझते हैं, इस तासुर का खमियाजा सुप्रीम कोर्ट को भुगतना चाहिए या चीफ जस्टिस को भुगतना चाहिए? बहुत शुक्रिया आपका, सवाल आपने किया। सर मैं गुजारिश करता हूँ कि इस तरह रेफरेंस की जैसे उजलत में ये दायर किया जा रहा है और उजलत में जैसे पार्लियामेंट्री कवानीन पास किए जा रहे हैं या करवाए जा रहे हैं, ये सर जो भी इस तरह का मामला होता है इसको बिल्कुल आवाम जो है ना अंडरस्टैंड करती है और आवाम समझ रही है कि ये पीडीएम को रिलीफ देने के लिए इस तरह के इकदाम होते हैं और एक प्रेशर बिल्ड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पे जजेस से और ऑनरेबल चीफ जस्टिस से प्रेशर बिल्ड करने के लिए ये सारा किया जा रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब या जो बेंच था उसने वो कोई भी गलत फैसला नहीं दिया कि उन्होंने आइन के मुताबिक 90 डे का इलेक्शन करवाने का फैसला जो दिया था, क्या आइन ये 90 डे का जो फैसला है ये आइन से इनलाफ है। जो रेफरेंस दायर होते हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में वो कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन पे दायर होते हैं, मिसकंडक्ट पे दायर होते हैं या कोई बड़ा नहीं। ये जो रेफरेंस दायर हो रहा है, ये जो रेफरेंस दायर हो रही है तो फेवरेटिज्म की वजह से दायर हो रही है, तो इलेक्शन की डिसीजन की वजह से तो दायर नहीं किया जा रहा ना। सर गुजारिश कर रहा हूँ कि यही मसला है ना, कहता है कि हमारी मर्जी का बेंच बनाया गया, हमारी मर्जी के फैसले नहीं आ रहे, हमारी मर्जी के बेंचेस नहीं बना रहे। तो यही सर फेवरेटिज्म की वो कहते हैं कि पीडीएम वाले कहते हैं कि हमारी मर्जी के मुताबिक सारा कुछ किया जाए। जब तक हमारी मर्जी का मुताबिक नहीं किया जाता, चुनाव हम किसी इदारे को मानते हैं ना किसी जज को मानते हैं, बाकी और ये हो क्या आप तारड़ साहब, आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम करते हैं जो फैसला दिया गया इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से? सर मैं गुजारिश करता हूँ, हम तो लॉ बाइंडिंग सिटीजन है, हम तो एक मजिस्ट्रेट के फैसले को ऑन करते हैं। और फिर ये बताइएगा जफर साहब, ये बताइएगा फिर हाई कोर्ट के फैसले का एहतराम क्यों नहीं किया गया? हाई कोर्ट ने कहा गिरफ्तारी बिल्कुल दुरुस्त हुई है और उसके बाद ये सारा हालात वाक़यात पूरे पाकिस्तान में जलाओ घेराव हुआ। पहली बात तो ये है कि अपील जो है वो हादशारी का राइट है, कोई भी पार्टी हो उसका राइट है वो अपील में जाए। पीटीआई वाले अपील में गए, खान साहब की पार्टी जो है वो अपील में गई और खान साहब को वहाँ से रिलीफ मिला। अपील जाने की बात नहीं है, जब गिरफ्तारी होती है अपील में जाने की बात नहीं, जब गिरफ्तारी होती है गिरफ्तारी के फ़ौरन बाद शाम तक फैसला आ जाता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कि ये गिरफ्तारी बिल्कुल दुरुस्त है, जायज़ है, कानूनी है, उसके बाद फिर उसको नहीं माना जाता और फिर जलाओ घेराव का एक सिलसिला शुरू होता है। अब क्या कहेंगे आप इस हवाले से कि गलत हुआ है? बिल्कुल पहली बात तो यह है कि जलाओ घेराव के जो फेवर में उसमें कोई भी लॉ बाइंडिंग सिटीजन उसकी फेवर नहीं करता। दूसरी बात यह है कि इमलाक भी हमारी है, फौज भी हमारी है, इदारे सारे हमारे हैं। इन इदारों के तकद्दुस से ज्यादा अहमियत इंसानी जानों की है। इंसानी जानों का ज़िया इस तरह हुआ है वो भी काबिल मजम्मत है, हालांकि उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। अमलाक की बात जरूर करनी चाहिए, लेकिन इंसानी जानों के ज़िया होने का भी मीडिया को लोगों को बात। आप एक चीज़ और बता दीजिएगा, एक और चीज़ और बताइएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से जो इंस्टिगेट किया गया, लोगों को तैयार किया गया और उनको डायरेक्शंस दी गई, आप एग्री करते हैं कि अगर वो डायरेक्शंस दी गई है तो बिल्कुल गलत दी गई है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? तौर पे मैं इनके अगेंस्ट हूँ, 100% अगेंस्ट हूँ। इस तरह के किसी पॉलिटिकल पार्टी को या किसी शख्स को इंस्टिगेट करने का हक नहीं रखते। अगर कोई इंडिविजुअल कैपेसिटी में या कोई फेवरेटिज्म के हवाले से या किसी और मामले में कोई एजिटेशन हो तो उसको भी डिफेंड नहीं करना चाहिए। तो ये तो एजुकेशन का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये बिल्कुल कंडेमेबल है कि अगर किसी ने पीटीआई के किसी भी वर्कर किसी भी लीडर ने इस तरह आवाम को इंस्टिगेट किया तो ये ठीक हो गया। फिर अच्छा एक चीज़ और ये बताइएगा कि एमपीओ की तहत जो गिरफ्तारियां हुई हैं, जिन्होंने जलाओ घेराव किया है, फिर आप उनको सपोर्ट क्यों कर रही हैं? उनकी गिरफ्तारियों के रिलीज के लिए कोशिशें क्यों की जा रही हैं? वो आवाम का अदलिया का मामला है, अदलिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुकम्मल तौर पर सपोर्ट की जा रही है और पीटीआई के जो लॉयर्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज दे रहे हैं इस हवाले से, और वो बिल्कुल मुखालफत कर रहे हैं कि एमपीओ की तहत गिरफ्तारियां नहीं होनी चाहिए, जिसकी अनाउंसमेंट हुई थी 15 दिन के लिए कम से कम इनको रिलीज नहीं किया जाएगा। लेकिन रिट्स हुई हैं हाई कोर्ट्स के अंदर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी, लाहौर हाई कोर्ट में भी, और उसके बाद उनकी गिरफ्तारियों को करारदम भी करार दिया गया है।
मैं दर्ज करता हूँ, अदलिया दे रही है, पाकिस्तानी शहरी वहाँ पे पिटीशन फाइल कर रहे हैं, तो उनको अदलिया ये समझ रही है गवर्नमेंट अपने थ्रू डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी अपना थ्रू एडवोकेट जनरल वहाँ पे अपने आप को डिफेंड कर रही है ना। अगर उन्होंने लीगल की है तो अदालत में अपना इस्तेमाल करें। अगर अदालत उनको इलीगल डिक्लेयर कर रही है तो इसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकता। ये अदालत का आपकी जाती राय क्या है? अगर एमपीओ के तहत गिरफ्तारियां हुई हैं, जलाओ घेराव हुआ है, तो उनको कम से कम सजाएं होनी चाहिए, कम से कम एग्जाम्पलरी ना सही लेकिन कुछ ना कुछ सजाएं होनी चाहिए। जो लोग बहकावे में आके जिन्होंने तोड़ फोड़ किया है, जलाओ घेराव किया है, उनको सजाएं जरूर होनी चाहिए। आपसे पहले तो जिन्होंने इंस्टिगेट किया उनको सजा दुरुस्त हो गया, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद जिन्होंने किया उसको नहीं चाहिए। और इससे भी बारी के जिन लोगों ने इसने भी उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, जो इंसानी जानों का ब्याह है, वो गुलाब से 3 एमपीओ 16 एमपीओ से भी बढ़ के हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। आपका भी होगा। सदा से कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं इसमें देखें, कातिल है या किसी ने कोई ऑफेंस किया है, एक्यूज को ये आईन पाकिस्तान बुनियादी हक देता है कि उसको आप लॉ के सामने पेश करेंगे, ठीक है, उसको फेयर ट्रायल देंगे, उसको फेयर ट्रायल देंगे। क्रिमिनल प्रोसीजर भी ये कहती है कि गिरफ्तार फर्द को विद इन 24 आवर्स आप बिफोर मजिस्ट्रेट पेश करेंगे, ठीक है। ये बात आईन पाकिस्तान भी कहता है। आप अक्यूज के जो राइट्स हैं लॉ के अंदर, आप उनको डिनाई नहीं कर सकते। दोस्त है, कितना बड़ा मुकदमा ही क्यों ना हो, कुलभूषण के ऊपर मुकदमा था, उसको भी फेयर ट्रायल का हक दिया गया, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर जिसने जो जुर्म किया है वो उसको सजा मिलनी चाहिए, छोटा किया है या बड़ा किया है, वो मुल्ज़म है अनटिल जब तक आप उसको सजा नहीं दे सकते। सजा देने का इख्तियार एग्जेक्टिव के पास नहीं है, सजा देने का इख्तियार पाकिस्तान की जुडिशरी के पास है। समरी ट्रायल्स के तो हैं, बिल्कुल हैं, स्पेशल अल्टीमेटली एमपीओ भी स्पेशल, अल्टीमेटली जहाँ कहीं रेमेडी नहीं है तो फिर कहाँ जाएंगे? देयर इज अ रेमेडी, डेफिनेटली। आर्टिकल 199, अगर हाई कोर्ट किसी इलीगल एक्ट को नल एंड वाइड करती है, लीगल करार दे देती है, ठीक है, तो कोई क्या कर सकता है। लेकिन मेरा सवाल कुछ और था। मैं ये कहता हूँ कि इनके जो सपोर्टर्स हैं, जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, जिनको पता है कि ये जलाओ घेराव हुआ है और उनकी गिरफ्तारियां हुई हैं, तो क्या ये सपोर्ट करनी चाहिए? शाजी तखसीस थोड़ी सी इसमें इम्तियाज़ करें। जिन्होंने रियासत पे हमला किया है वो काबिल माफ़ी नहीं है, दुरुस्त है। फौज पर हमला नहीं है, ये पाकिस्तान के फेस पर। अच्छा, आप आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है इस हवाले से, चूंकि आप लीगल हवाले से बड़ी अच्छी बात कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट्स ने इसको कलअदम क्यों करार दे दिया एमपीओ के? मैं उसी पे आ रहा हूँ, क्या वजह हो सकती है? फौज पर जो हमला, फौजी इंस्टॉलेशन पे हमला, रियासत के इदारों पे हमला, ये सिर्फ ये ना समझे कि उन इदारों पे हमला हुआ, ये पूरे पाकिस्तान पे हमला हुआ है। इस जिसने भी किया है, जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, एक बेहतरीन स्क्रूटनी करके, इन्वेस्टिगेट करके कल्प्रिट्स को पकड़ें। फौज का अपना लॉ है, उसके तहत उनको ट्रायल करें। जिसने फौजी तनसीबात पे हमला किया है, जिसने रियासत के दिगर सिविल इंस्टीट्यूशन पे हमला किया है, उनका भी ट्रायल, उनको दहशतगर्दी के मुकदमात में अंदर करें। बिल्कुल सजाएं दें, लेकिन फेयर ट्रायल में दें। लेकिन आप फिर नहीं समझते कि एक दफ़ा मैं फिर उसी बात पे आऊँगा कि ये जो एमपीओ के तहत गिरफ्तारियों को नल एंड वाइड करार दिया जा रहा है, तो ये फिर एक दफ़ा नरम गोशा दिया जा रहा है, फेवरेटिज्म इस्तेमाल हो रहा है हाई कोर्ट से? नहीं, देखिए एमपीओ इज समथिंग एल्स। वजह क्या है? देखिए एमपीओ के तहत जो लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, ये गिरफ्तार हुए हैं पीस एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, एग्जैक्टली, नथिंग एल्स। अगर इनमें कोई कल्प्रिट है, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज है, वो फुटेज के अंदर है। पीस एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए 15 डेज का एक जनरली इन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया, ताकि ये लोग जो थे जज्बाती तौर पर, जब कानून मौजूद है, कानून ये कहता है कि अगर कोई कल्प्रिट है उसके ऊपर आप एफआईआर कर दें, ठीक है। पीस एंड ऑर्डर आपने मेंटेन कर लिया, 9 मई से लेकर 12 मई तक, 13 मई तक हालात ख़राब थे, नॉर्मल हो गए। अब खामखा किसी की आज़ादी को सलब करना ये आईन इजाज़त नहीं देता। इसमें प्लीज़ एक चीज़ ऐड कर लूँ, जुमला कंप्लीट हो जाए। बट जिन लोगों ने
जिन लोगों ने रियासत के इदारों पे हमला किया है, रियासत का ये काम है कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करे, उनको ट्रायल दे, फेयर ट्रायल दे, और अगर वो कल्प्रिट्स हैं साबित हो जाता है तो मैक्सिमम जो पनिशमेंट है लॉ ने प्रोवाइड की है वो उनको दे। बिल्कुल ठीक है। आपके कहने का मतलब ये कि एमपीओ जो कल्प्रिट्स हैं उनके खिलाफ एमपीओ के तहत कार्रवाई होना काफ़ी नहीं है, बल्कि अगर वो कल्प्रिट्स उनके एक सेपरेट एफआईआर होनी चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ पीस एंड ऑर्डर मेंटेन किया तक था और वो कैलकुलेट किया जाता है जिस कदर यहाँ पर एक हवा फैली थी तो अंदाज़ा हो रहा था कि 10-15 दिन लगेंगे स्टेबिलिटी में, इसलिए 15 दिन का टाइम पीरियड है। लेकिन चूंकि स्टेबिलिटी आ चुकी है तो मजीद इसकी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक है, आपको पॉइंट बड़ा क्लियर हो गया। आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा जफ़र साहब आपसे भी शॉर्ट में पूछना चाहूँगा। इस वक्त जो एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट का जो एलामिया जारी हुआ है इस हवाले से भी और अदरवाइज भी जो खबरें आ रही हैं हम देख रहे हैं, वो तमाम सियासी जमातें इंक्लूडिंग पीडीआई और पीडीएम इस बात पर इत्तफाक करती हैं, मुत्तफिक है कि सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जो फौजी तंजीमात पर हमला हुआ। आप क्या कहते हैं इस हवाले से कि होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन में वाज़ेह है आर्टिकल 10 में, उसके तहत कोई ट्रायल हो और ट्रायल में जो जिसको भी सजा होती बनती है उसको सजा होनी चाहिए ताकि आने वाले वक्त में कोई भी इस तरह के इक़दाम से गुरेज करे, और जो सिंबॉलिक पनिशमेंट जरूर है होनी चाहिए। ठीक हो गया। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, जिन्होंने आर्मी तंजीमात पे हमले किए उनका आर्मी के पास ये हक है कि ऐसे दहशतगर्दों के खिलाफ आर्मी खुद ट्राई करे। उनका बहुत फुल प्रूफ सिस्टम है और रेस्ट एश्योर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि पाक फ़ौज के अंदर उनका जो लॉ डिपार्टमेंट है, उनका जो जुडिशल सिस्टम है वो बहुत साउंड है। लेकिन एक इंप्रेशन किसी बेगुनाह किसी बेगुनाह को वहाँ सज़ा नहीं होगी, गुनहगार को वो नहीं छोड़ेंगे, बेगुनाह को सज़ा नहीं होगी। और बहुत उनका तो आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल होना चाहिए। रही बात ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की, जिन्होंने इस एक्ट की खिलाफ वर्जी की है उनके खिलाफ भी ट्रायल होना चाहिए। तो ये स्पेशल लॉ बनाए किस लिए जाते हैं? इसलिए तो बनाए जाते हैं कि जनरल लॉ के ऊपर ये प्रिवेल कर जाए स्पेशल सर्कमस्टांसिस के अंदर। इस वक्त हालात नॉर्मल नहीं है, हालात स्पेशल हैं। देखिए 75 साल पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के हेडक्वार्टर तक इतनी जुर्रत किसी ने नहीं की, और ना सच्ची बात है कौम को किसी को करने देना चाहिए। चाहे इसमें इस बार पीटीआई पे इल्ज़ाम लगा है, कल अगर कोई और जमात अगर ये करने की कोशिश करेगी तो यही हमारा मौक़िफ़ होगा कि रियासत के इदारे सिर्फ उन इदारों में जॉब करने वाले लोगों के इदारे नहीं, ये 22 करोड़ अवाम के इदारे हैं, ये मुक़द्दस इदारे हैं। पहले एक बात की थी जफ़र साहब ने, उन्होंने कहा लोगों की जानें कीमती हैं, बहुत कीमती हैं, इंसानी जान बहुत कीमती है, एक जान बचाना पूरी इंसानियत की जान बचाने के बराबर है। लेकिन रियासत बनती कैसे है? रियासत 4 स्तूनों से बनती है। देयर मस्ट बी ए टेरिटरी, उस टेरिटरी के ऊपर एक पब्लिक हो, उस पब्लिक के ऊपर एक गवर्नमेंट हो, और गवर्नमेंट एक सॉवरन हो। सिर्फ पब्लिक से रियासत कायम नहीं होती, रियासत इन 4 कंपोनेंट से कायम होती है। जहाँ पब्लिक इंपॉर्टेंट है वहाँ रियासत के बाकी 3 सुतून इंपॉर्टेंट हैं। अगर उन सुतूनों में से किसी एक को का बैलेंस खराब कर देंगे तो रियासत फिर खड़ी नहीं रह सकती, गिर जाएगी ऑटोमेटिकली। बिल्कुल ठीक है, आपका व्यू पॉइंट आ गया। एक चीज़ और कन्फ्यूजन छोटी सी रह गई, लेकिन ये कि इंप्रेशन दिया जा रहा है बार बार कि चूँकि सिविल और मिलिट्री ऑल्दो के पाकिस्तान में उस तरह से अलग अलग नहीं है बट अलग हैं भी सही, तो चूँकि सिविल लॉ अप्लाई नहीं हो रहा तो वो डेफिनेटली जानिबदाराना फैसले होंगे वहाँ पे, ये इंप्रेशन दिया जा रहा है। तो आप समझते हैं कि ऐसी पॉसिबिलिटी पाक फौज में जो सीक्रेट एक्ट के अगर मैं ऑनेस्टली मैं आपको बताऊँ, जितना उनका ट्रायल का फुल प्रूफ सिस्टम है शायद हमारी ऑर्डिनरी कोर्ट्स के अंदर नहीं। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया, बहुत। और इस पे यकीन रखें कि यहाँ ये जो जिनको हम ये नॉन स्टेट एक्टर्स जिनको हम कह सकते हैं तो पाकिस्तानी कि जिन्होंने अपनी रियासत के खिलाफ खड़े हुए हैं, इनका ट्रायल करते हुए पाकिस्तान फौज जो है वो मजीद मोहतात होकर करेगी, क्योंकि बच्चे अपने हैं, ठीक, बच्चे इस मुल्क के हैं, हमारे अपने बच्चे हैं। लिहाजा पाकिस्तान की आर्मी अगर कुलभूषण का ट्रायल जो है इतना फेयर कर रही है कि जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी वो रिकॉर्ड मंगवाती है, देखती है, तो उनको रश्क आता है, तो
अपने बच्चों के खिलाफ ट्रायल करते हुए बिल्कुल ठीक होगा। पाक फौज और मोहतात और अच्छा ट्रायल करेगी। ज़रूर, बहुत शुक्रिया। पाक फौज बहुत मोहतात और अच्छा ट्रायल करेगी, हमें यकीन रखना चाहिए। पहले से प्रेडिक्शंस कर देने से और बिला वजह की ऐसी को पहले प्रेसिडेंट मौजूद नहीं है, प्रेडिक्शंस कर देना किसी भी सूरत मुनासिब नहीं है। जिस तरीके से जुडिशरी को बार बार मुतनाज़ा बनाया जा रहा है, इसी तरह से मिलिट्री कोर्ट को भी मुतनाज़ा बनाकर एक जो आखिरी सतून हमारे पास मौजूद है जिस पे किसी हद तक कौम का एतमाद है उसको भी कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। यकीनन हम सब किसी ना किसी तरीके से 5th जनरेशन वार का हिस्सा बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसको हम सब ने मिल के ही नाकाम बनाना है, वरना सूरत हाल मज़ीद बद से बदतरीन होती जाएगी। आप दोनों गेस्ट का बहुत शुक्रिया, तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। इसी के साथ आज तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।